तो गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई टू दी लंग्स। ये वो ब्लड सप्लाई है जो हार्ट से लंग्स में जाती है। ठीक है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। ये वो ब्लड सप्लाई नहीं है जो मतलब लंग्स को जा रही है, मतलब वो वाला जो लंग्स के टिश्यूज़ वगैरह को जाती है, वो ब्लड सप्लाई नहीं है। ये वो है जहाँ पे हम गैसेस एक्सचेंज के लिए ब्लड को लेके जा रहे हैं लंग्स के अंदर। और वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि जो मतलब लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है वो ब्रेकियल आर्टरी होती है, और जो लंग्स से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो लंग्स के टिश्यू वगैरह से लेके जाती है वो हमारी ब्रेकियल वेन होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अब कि पल्मोनरी आर्टरी मतलब हाँ, तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। जो हमारे हार्ट के अंदर क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से अटैच होती है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल्स हार्ट के। फिर पल्मोनरी आर्टरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। फिर उसके बाद ये आर्टरी जो है आर्टरियोल्स में डिवाइड होंगी और फाइनली ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। अब कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज फॉर्म करेंगी नेटवर्क अराउंड द एल्वेलाई। मैंने आपको कैपिलरीज होती क्या है इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस मतलब आर पार होगा, और ब्लड जो हो जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। पहले हमारा ब्लड क्या था, डीऑक्सीजनेटेड था, जो राइट मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही थी। अब आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर नेक्स्ट है वेन्यूल्स। द वेन्यूल्स ऑफ द कैपिलरीज नेटवर्क यूनाइट टू फॉर्म। तो वेन्यूल्स क्या होते हैं, वेन का लास्ट एंड, जैसे कि आर्टरीज का लास्ट एंड कैपिलरीज होता है, जैसे वैसी वेन का लास्ट एंड वेन्यूल्स होता है। ठीक है, वेन्यूल्स जो होंगे वो मतलब एक साथ जुड़ेंगे और फॉर्म कर लेंगे पल्मोनरी वेन को। फिर 4 पल्मोनरी वेन होती हैं, 2 एक साइड और 2 एक साइड, राइट और लेफ्ट साइड। मतलब देयर आर 2 पल्मोनरी वेन इन ईच लंग। हर एक लंग में क्या होंगी, 2 पल्मोनरी वेन होंगी। तो टोटल कितनी होंगी, 4 हो गई, जो कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, लंग्स से, और ले जाके डाल देंगी लेफ्ट एट्रियम में हार्ट के। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको डायग्राम की हेल्प से कि पल्मोनरी वेन और आर्टरी क्या होती हैं। ये हमारा हार्ट का डायग्राम। इसमें जो ये हैं, ये दोनों और ये दोनों, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये हमारी पल्मोनरी वेन है, और ये दोनों हमारी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो टोटल पल्मोनरी आर्टरी 2 हैं और पल्मोनरी वेन हमारी 4 है। बस यही एक पल्मोनरी वेन और आर्टरी, यही ऐसी हमारी बॉडी में आर्टरी और वेन होती हैं जो अपोजिट ब्लड को कैरी करती है। नहीं तो हमें सबको ही पता है कि जो हमारी आर्टरी होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि इसमें अपोजिट होता है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। साइकिल ऑफ ब्रीदिंग मतलब हमारा इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है, हम ब्रीदिंग लेते कैसे हैं, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है इन्हेलेशन, जिसको हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेकंड होता है एक्सहेलेशन, जिसको हम एक्सपीरेशन बोलते हैं। और थर्ड फेज होता है इसमें पोज। तो हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे इन्हेलेशन के बारे में कि इन्हेलेशन होता क्या है। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम द थोरेसिक केज एक्सपेंड। मतलब इसमें क्या होगा, जब इंटरकोस्टल मसल का और डायफ्राम का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो थोरेसिक केज जो होता है, मतलब हमारी जो रिब्स जो हैं, इन रिब्स के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्केलेटल मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, इसका साइज जो एक्सपेंड होगा, मतलब ये फैलेगा, है ना, एक्सपेंड होगा। और आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स क्या होती हैं, हमारी मेन मसल्स होती हैं। इसके अलावा भी मैंने मसल्स बताए थे, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। उसके बाद जब ये एक्सपेंड होंगे तो देयरफॉर इट एक्सपेंड द लंग्स। इसकी वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारा इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम का, तो थोरेसिक केज भी क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। जब थोरेसिक केज एक्सपेंड होगा तो ऑल्सो हमारा जो लंग्स हैं वो भी एक्सपेंड होंगे। जब लंग्स एक्सपेंड होंगे तो लंग्स के अंदर क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, मतलब बन जाएगा लंग्स के अंदर। ये नेगेटिव प्रेशर जो है, इस मतलब जब नेगेटिव प्रेशर हमारे लंग्स के अंदर बन गया तो इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो है एयर जो है, जो हमारी इन्वायरमेंटल एयर है या एटमॉस्फेरिक एयर है, वो एंटर कर जाएगी लंग्स में इक्वलाइज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्वोलार एयर प्रेशर को। ठीक है, एल्वोलार से मेरे को याद आया कि मैंने एल्वोलार डक्ट के बारे में पढ़ाया था, तो क्या होती है वो, इसका फंक्शन क्या होता है, ये बताना मेरे को कमेंट में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इन्हेलेशन, है ना। इन्हेलेशन इज एक्टिव, मतलब हम इन्हेलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ,
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनहेलेशन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे क्या होती है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और ये 2 सेकेंड का होता है, मतलब 2 सेकेंड लेता है इनहेलेशन। जैसे हम इनहेल करते हैं, मतलब हम एयर को क्या करते हैं, ब्रीदिंग के टाइम पे हम जब इनहेल करते हैं तो वो 2 सेकेंड में इनहेल करते हैं। फिर इसमें है नेक्स्ट फेज हमारा एक्सेलेशन। एक्सेलेशन क्या होता है, द रिलैक्स, इसमें मतलब अपोजिट होगा इनहेलेशन का, कि जब रिलैक्सेशन हो रहा है इंटरकोस्टल मसल्स का और डायाफ्राम का, तो थोरेसिक केज का साइज जो है वो डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से लंग्स का साइज भी डिक्रीज़ हो जाएगा। जब इनका साइज डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से एयर जो है पुश हो जाएगी लंग्स से बाहर, मतलब जो हमने इनहेल की थी तो जो लंग्स में एयर गई थी वो पुश हो जाएगी लंग्स के आउट। ठीक है, और ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है कि एक्सलेशन जो है 3 सेकंड का होता है, मतलब हमारा इनहेलेशन 2 सेकंड का हो रहा है, एक्सलेशन 3 सेकंड का हो रहा है। तो ओवरऑल हमारी जो ब्रीदिंग की साइकिल है वो 5 सेकंड की होती है। फिर एक्सलेशन इज़ फॉलोड बाय पॉज, उसके बाद क्या, एक्सलेशन के बाद क्या होगा, मतलब पॉज होगा थोड़ी देर, मतलब रुकेगा, और फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए क्या होगा, लंग्स जो होंगे रेडी हो जाएंगे। फिर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत डिटेल है। अगर मतलब ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है ना, या फिजियोलॉजी ऑफ, अगर फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीदिंग पूछता है तो उसमें हम आंसर लिखेंगे ब्रीदिंग वाला। अगर फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पूछा तो गैसेस एक्सचेंज लिखना होगा उसमें पूरा आंसर में। और ये लगभग मतलब 10 मार्क्स में, ये 5 मार्क्स में आता ही आता है क्वेश्चन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन वाला। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स, ये हमें सबको पता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो लंग्स के अंदर होता है, जहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर और ब्लड के बीच में होगा। लंग्स के अंदर हमारा एटमॉस्फेरिक एयर और ब्लड के बीच में होगा, और उसके बाद टिश्यू और जो कैपिलरीज में ब्लड है उसके बीच में होगा। अब मैं इसको बताऊंगी कि ये 2 जगह क्यों हो रहा है आगे चल के। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है, मतलब ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, ये हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं होती है। एटमॉस्फेरिक एयर कौन कौन सी होती है, जैसे O2 हो गया, CO2, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स हो गए। हर एक गैस जो है एक्सर्ट करती है अपना टोटल प्रेशर, जिसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब डिफ्यूज़न, मतलब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होता है, तो हम डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में कि डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस क्या है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, हाँ वही मैंने जो अभी बताया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो डिफ्यूज़न वाली प्रोसेस के थ्रू होता है। डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न जब होता है जब क्या हो, डिफरेंस होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। इस वजह से मैंने पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ाया कि जब क्या होगा, गैसेस के पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होगा तभी डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या है कि डिफ्यूज़न क्या होता है कि मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का। ठीक है, डिफ्यूज़न वैसे तो यहाँ पे सब्सटेंस भी हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है मेनली तो यह है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, तो हम सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। और ओस्मोसिस में क्या होता है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें मेरे को। डिफ्यूज़न क्या होगा, मूवमेंट होगा सब्सटेंस का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स, अब ये 2 फेज़ में होता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जो हमारी ब्रीदिंग वाली साइकिल है वो 3 फेज़ में हो रही है, जहाँ पे इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और पॉज आ रहा है, और जबकि हमारी गैसेस एक्सचेंज वाली प्रोसेस 2 फेज़ में हो रही है, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यह जब मैंने फर्स्ट लाइन में आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा, पहले तो एटमॉस्फेरिक एयर और ब्लड के बीच में, और दूसरा टिश्यू और ब्लड इन दी कैपिलरीज के बीच में। तो कैसे होता है, तो वो एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन है। फर्स्ट देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एयर इन द एल्वलाई एंड ब्लड। तो यहाँ पे क्या, ब्लड जो हमारा ब्लड है कैपिलरीज के अंदर और एयर जो है एल्वलाई के अंदर है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अकर्स इन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है। फिर द ब्लड इज़ ब्रॉड, हाँ जो पल्मोनरी आर्टरी के बारे में मैंने अभी पीछे बताया कि पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, जो वेंट्रिकल से ब्लड लेके आती है। ठीक है, वो हमारी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। जो हमारी राइट हार्ट के राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके आएगी वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो लंग्स में लेके आती है। उसके बाद जो
इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है हमारी राइट वेंट्रिकल से हार्ट के। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट या फिर कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, CO2 जो है मूव कर जाएगी किधर, एल्वेलाई के अंदर, है ना, डिफ्यूज़ करके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू। और O2 क्या है, एल्वेलाई के अंदर कंसनट्रेशन O2 की ज़्यादा है, तो जो O2 है वो डिफ्यूज़ कर जाएगी कहाँ पे, ब्लड के अंदर एल्वेलाई से। फिर शो द ब्लड इन द कैपिलरीज, उसके बाद जो कैपिलरीज का ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरीड बाय 4 पल्मोनरी वेन्स, जो मैंने बताया था कि 4 पल्मोनरी वेन्स जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएंगी और लेफ्ट एट्रियम में डाल देंगी हार्ट के। तो गाइज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट फेज है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय डिफ्यूज़न। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होगा गैसेज का टिश्यूज़ और बॉडी के टिश्यूज़ के बीच में और कैपिलरीज के ब्लड के बीच में। जबकि एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, एल्वोलाई में जो एयर है उसके बीच में और ब्लड के बीच में हो रहा है, ठीक है। जो मतलब वो ब्लड जो क्या है, मतलब जो हमारी एल्वोलाई थी, मैंने बताया था कि एल्वोलाई से जो है जो कैपिलरीज होती हैं वो सराउंडेड होती हैं, ठीक है। मतलब जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई के चारों ओर क्या है, कैपिलरी प्रेजेंट होती है। तो उनके अंदर जो ब्लड है और एल्वोलाई के अंदर जो एयर है उनके बीच में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा। और इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो वो कैपिलरीज जो टिश्यूज़ के आसपास होती हैं तो उनके बीच में और टिश्यूज़ के बीच में जो ब्लड का एक्सचेंज होगा उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है द कंसनट्रेशन ऑफ O2 इन द ब्लड इज़ हायर। इसमें क्या होगा, ब्लड के अंदर जो है, जो मतलब कैपिलरीज में ब्लड आ गया है अब एक्सचेंज होकर लंग्स के अंदर गैसेस का, तो उनके अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजन मूव कर जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के अंदर CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो मूव कर जाएगी हमारी कैपिलरीज वाले ब्लड के अंदर, ठीक है। तो CO2 मूव कर जाएगी टिश्यू से कहाँ पे, ब्लड में जो कैपिलरीज में है, फिर वेनिन्स में, और ब्लड जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। गाइस थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कल हम पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। और उसके बाद हम नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं।